नमस्कार, मैं निखिल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं और आज के सेशन में हम बात करेंगे लर्निंग प्लेटू एंड कर्व ऑफ लर्निंग पे। ठीक है, तो उसके साथ ही मैं आपके साथ बात करूंगा कि भाई कॉजेज़ क्या हैं लर्निंग प्लेटू के, कैसे इसको रिमूव करा जाता है और क्या कर्व हैं, लर्निंग कर्व क्या हैं और कितने प्रकार के ये लर्निंग कर्व हैं। इन सारी विशेष बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि मनुष्य के जीवन में वो क्या है कि सीखता रहता है। ठीक है, कभी कभी वो बहुत तेजी के साथ सीखता है, कभी कभी वो बहुत धीरे धीरे सीखता है। तो वो कितना सीख रहा है, वो कितनी बातें जान पा रहा है, कितनी बातें एक निश्चित समय में गेन कर रहा है, यही जो सीखने का प्रोसेस है। इसी सीखने के प्रोसेस को यदि हम ग्राफ पे अंकित करें, ग्राफ के जरिए जाने कि भाई आपने कितना सीखा, कितने स्पेसिफिक टाइम में, तो यही जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को, उसी रिप्रेजेंटेशन को यदि हम ग्राफ पे देखें तो उसे हम क्या कहते हैं कि एक कर्व वहाँ पे बन के आएगा। वही हमारा क्या होता है, वही हमारा लर्निंग कर्व होता है कि आपने कितना सीखा, यानी कि सीखने का वक्र उसे ही कहते हैं कि आप एक निश्चित समय में कितना सीख पा रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, हमारा सीखने का वक्र कहलाता है। ठीक ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लेकिन जब आप बात करें प्लेटू की, तो लर्निंग प्लेटू क्या कहलाता है, इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो है अपने जीवन में सदैव सीखता रहता है। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी वो बहुत तेजी के साथ सीखता है, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा गेन कर लेता है। कभी कभी क्या है कि वो ज़्यादा समय लेते हुए कम सीख पाता है, यानी कि उसकी जो लर्निंग स्पीड है कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी लर्निंग स्पीड कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी एक समय ऐसा भी आता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पे वो सीख ही नहीं पा रहा है, यानी कि सीखने में उसकी कोई भी उन्नति नहीं हो पा रही है, सीखने में कोई भी उन्नति नहीं हो पा रही है, यानी कि एक स्थिरता आ गई है। ठीक है, एक स्थिरता आ गई है सीखने में। तो जब ये स्थिरता सीखने में आ जाती है, जब सीखने में कोई भी उन्नति नहीं होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं एक समान चाल से वो चल रहा है, यानी कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं सीखने की स्पीड में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सीखने का पठार कहते हैं, यानी कि लर्निंग प्लेटू कहते हैं। ठीक है, जब हमें दिखाई पड़े कि बहुत देर हो गई है भैया, कुछ भी प्रगति नहीं हुई है सीखने में। ठीक है, कुछ भी प्रगति नहीं हुई है सीखने में कुछ भी उन्नति नहीं है, सीखने में एक स्थिरता है, तो वही हमारा सीखने का पठार कहा जाता है, यानी कि लर्निंग प्लेटू कहा जाता है। देखो, जब आप देखो यहाँ पे लर्निंग प्लेटू क्यों बनता है, तो बहुत सारे कारण होते हैं लर्निंग प्लेटू बनने के। हो सकता है कि आपकी उसमें रुचि नहीं हो, ठीक है, जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, हो सकता है कि आप उसमें थकान महसूस कर रहे हैं, आप शारीरिक रूप से उतनी क्षमता नहीं रखते हैं, मानसिक रूप से उतनी क्षमता नहीं रखते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि जब लर्निंग प्लेटू हमारा बनता है। ठीक है, जब लर्निंग प्लेटू बनता है तो आप ये देखिएगा एक सपाट स्थल ग्राफ पे अंकित हो जाता है, एक सपाट स्थल ग्राफ पे अंकित हो जाता है, जिसके जरिए हम ये जान पाते हैं कि भाई इसमें जो है बंदा कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, सपोज करो कि ये है एक, ठीक है, ये हमारे डेज है कि भाई हम इतने दिन ले रहे हैं और इतनी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे यूनिट्स हैं, यानी कि जो हम अचीव कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे ये 5 दिन हो गए, ये 10 दिन हो गए, ये 15 हो गए, ये 20 हो गए, ये 25 हो गए। ठीक है, ये 5 यूनिट हमने सीखा, ये 10 यूनिट हमने सीखा, ये 15 यूनिट यहाँ सीखा, ये 20 यूनिट यहाँ पे सीखा। तो जो भी आप सीख रहे हो, उस सीखने को यदि आप ग्राफ पे अंकित कर रहे हो, ठीक है, ग्राफ के जरिए वक्र बन रहा है, जो सीखने का वक्र बन रहा है, वही क्या है, कर्व ऑफ लर्निंग है। देखो समझो, सपोज करो कि अभी क्या है कि मैं यहाँ पे पहले दिन 5 दिन मैंने 5 यूनिट करा, फिर 10 दिन करा, तो ये जा रहा है ग्राफ। लेकिन यहाँ पे जाके यदि ये ऐसा फ्लैटेंड स्पेस बन जाए, ये फ्लैटेंड स्पेस बन जाए, ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्लैटेंड स्पेस बन गया है, एक सपाट सपाट स्थल बन गया है, यानी कि इसमें क्या है, एक स्थिरता आ गई है। मैंने कुछ भी गेन नहीं करा है, कुछ भी मैंने सीखा नहीं है। ठीक है, एक स्थिरता आ गई है, कुछ भी उन्नति नहीं हुई है सीखने के प्रोसेस में। तो यही क्या कहता है, यही हमारा लर्निंग प्लेटू बन जाता है। इसी हम क्या कहते हैं कि भाई सीखने का पठार बन गया, यानी कि दिन तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सीखने में कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है, एक सपाट स्थल हमारा यहाँ पे बन गया, इससे ही लर्निंग प्लेटू हमारा कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये सपाट स्थल जो बनता है, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो है उसकी क्षमता क्या है, व्यक्तिगत क्षमता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं लर्निंग प्लेटू बनने में। ठीक है, और यही जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हम ग्राफ में अंकित करके बताते हैं कि व्यक्ति कितना सीख पा रहा है, कितना जान पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, वही हमारा क्या है, कर्व ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है,
बहुत सारे कारण होते हैं सीखने के, यदि आप बात करें तो वे कारण क्या क्या हैं, आइए उन पे बात करते हैं कि भाई क्या कोजेज हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से व्यक्ति की जो गति है, सीखने की गति है, उसमें स्थिरता आ जाती है या फिर लर्निंग प्लेटू बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण देखिए फिलोजिकल, मान्य आप ये कह सकते हैं कि मनोशारीरिक सीमा होती है सब किसी की। ठीक है भाई, यदि व्यक्ति लगातार निरंतर रूप से काम कर रहा है तो एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है जहाँ तक व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि एक लिमिट तक पहुँचने के बाद उसे क्या हुआ, थकान महसूस हुई, उसको जो है सिर में दर्द महसूस हुआ, तो लर्निंग जो है उसकी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, लर्निंग जो है रुक जाएगी। तो मनोशारीरिक सीमाएं होती हैं हर किसी की। ठीक है, वहाँ तक जो है व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन एक लिमिट होती है सबकी, व्यक्ति की कार्य कुशलता पे, कार्य क्षमता पे निर्भर करता है, बट उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो वहाँ पे आप देखते हैं, वहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अब इससे काम नहीं हो रहा है, अब ये सीख नहीं पा रहा है, यानी कि वहाँ पे क्या हो गया है, लर्निंग प्लेटू बन गया है। ठीक है, तो एक मनोशारीरिक सीमा तक व्यक्ति जो है उसकी लिमिट होती है, वहाँ तक वो कार्य कुशलता के साथ कर पाता है, लेकिन उसके बाद उसकी क्षमता में एक ग्राफ जो है नीचे होने लगता है और वो धीरे धीरे जाके क्या है, प्लेटू बन जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जो उसको सीखने के लिए एक तरीके का अवरोध पैदा करते हैं, सीखने में एक तरीके का रुकावट पैदा करते हैं। वो सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, आलस हो सकता है, सुनना देखो, आलस महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, ये सारे नेगेटिव फैक्टर हैं। ठीक है, ज्ञान का अभाव है, उसको ज्ञान का अभाव है, यानी कि आप उसे जो सिखा रहे हो उससे पिछला जो ज्ञान है, उसे जो पूर्व ज्ञान होना चाहिए वो उसे नहीं है, जो उसको एक रुचि क्रिएट करे। तो ज्ञान का अभाव भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आगे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, एक निराशा का भाव उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कोई पारिवारिक कठिनाई भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ पारिवारिक कठिनाई हो जिसका वजह से उसका ध्यान जो है वहाँ पे केंद्रित ही नहीं हो पा रहा है और वो सीख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एक वातावरण इफेक्ट करता है, वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के माध्यम से। तो सीखने के लिए वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। वातावरण यदि जितना सुंदर होगा, जितना शानदार होगा, उतने अच्छे से व्यक्ति सीख पाता है, लेकिन यदि वातावरण ही दूषित होगा तो वो बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि उसमें उत्साह ना हो, उत्साह नहीं हो, यानी कि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ मोटिवेशन ना हो सकता है कि उसके अंदर कोई जिज्ञासा ना हो सीखने की। ठीक है, जब तक जिज्ञासा नहीं होती है ना कुछ करने की, कुछ सीखने की, कुछ बनने की, जब तक व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, तो जिज्ञासा ना हो यानी कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन हो। ठीक है, उसकी रुचि ही ना हो किसी चीज़ को करने की, आप ज़बरदस्ती उसको कह रहे हो कि नहीं ये सीख। आजकल क्या है कि ज़बरदस्ती तू गाना गाना सीख, ज़बरदस्ती तू गिटार बजाना सीख। हो सकता है कि आपका रुचि ना हो, आपका रुचि किसी और क्षेत्र में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक लर्निंग प्लेटू बन जाता है, जहाँ पे आपके सीखने की उन्नति नहीं हो पाती है। ठीक है, ये फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव फैक्टर्स थे जो मैंने बताया आपको। आलस्य हो सकता है, निराशा हो सकती है, पारिवारिक कठिनाई हो सकती है, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, कार्य जटिलता, तीसरा फैक्टर देखिए, कार्य जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ये होती है, ये चीज़ आप समझते आ रहे हैं, शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि बालक की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, रुचि होती है, उसी के आधार पर उसके सीखने का कार्य उसे दिया जाना चाहिए। ठीक है, यदि हम बालक की क्षमता के ऊपर का लेवल का कार्य उसे दे देंगे, उससे ज़्यादा उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, जो उसकी एक तो उसका लेवल नहीं है वहाँ तक का, तो वहाँ पर क्या है उसके लिए जटिल हो जाएगा सीखना, मुश्किल पैदा हो जाएंगी सीखने में। तो वो समय देता रहेगा लेकिन वो बेहतर ढंग से सीख नहीं पाएगा, लर्निंग उतनी रहेगी, जीरो लर्निंग रहेगी, यानी कि वही क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी यदि हो जाती है तो वही क्या होती है, लर्निंग प्लेटू हमारा बन जाता है। ठीक है, अगला है रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, यानी कि एक चीज़ है कि हम किस तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से सीख रहे हैं, सीखने की जो विधि है उस पर भी निर्भर करता है कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेथड जो है सही मेथड होना चाहिए, सही एज ग्रुप के बच्चों के लिए सही तरीके से सही शिक्षण विधि हमें चुननी चाहिए, ताकि बच्चा जो है
अपनी एज के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वह समझ सके, सीख सके और लर्निंग प्लेटू ना बने। ठीक है, समझ रहे हो यार बात। तो विषय का ध्यान रखना चाहिए, रुचि का ध्यान रखना चाहिए, क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और उसी के आधार पे हमें अध्यापन की विधि यानी कि शिक्षण विधि का शिक्षक को चुनाव करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि यदि हम कोई भी गलत विधि चुनेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे एक पठार बन जाएगा, बालक सीख ही नहीं पाएगा। तो ये जो है शिक्षण विधि जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिक्षण विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक टीचर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सही विधि का चुनाव करे बालक को सिखाने के लिए। ठीक है, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता का ध्यान रखते हुए। ठीक, अगला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू हैबिट्स, यानी कि मतलब क्या है, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। ठीक है, अब ये समझिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, यानी कि हम पुरानी आदतों को नई आदत के रूप में एक संघर्ष महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज करो कोई बालक है, यदि वो लेफ्ट हैंड से लिखता है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख पा रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसको क्या है कि यदि कहा जाए कि भाई तू सीधे हाथ से लिख, तो सीधे हाथ से लिखने में वो कठिनाई महसूस करेगा, डिफिकल्टी महसूस करेगा, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, लिख ही नहीं पाएगा। तो पुरानी आदतें शक्तिशाली होने के कारण जो है नई आदतों को सीखने में बाधा डालती हैं। समझ रहे हो बेसिकली। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन ओल्ड एंड बैड हैबिट्स, ओल्ड एंड न्यू हैबिट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ एक्सरसाइज जैसे आप समझ पा रहे हैं कि भाई अभ्यास का यदि अभाव होगा, ठीक है, अभ्यास का यदि अभाव हो जाएगा तो भैया सीखने का पठार तो बनेगा ही बनेगा। तो अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। यदि हम कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो अभ्यास पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभ्यास जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिएगा, सातवां, एम्फेसिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क। मतलब कहने का मतलब यह है कि जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जटिल कार्य यदि कोई हम डिफिकल्ट कार्य कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही पक्ष पे ध्यान नहीं देना है, हमें सभी पक्षों पे उसके ध्यान देना है। सपोज करो कि यदि आप जो है ऐसे समझ लो कि आप गिटार बजाना सीखते हैं, तो यदि आप गिटार बजाना सीखते हैं तो सबसे पहले आप गिटार को संभालना सीखेंगे। ठीक है, फिर अपनी उंगलियों से उसको कंट्रोल करना सीखेंगे, कैसे कैसे बजाना है, ताल पे ध्यान देना सीखेंगे, जो भी होता है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि आप उंगलियों पे ध्यान दे रहे हैं और गिटार को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली आपको जो है जटिल कार्य को करने के लिए सभी अंशों पे ध्यान देना है, सभी पार्ट्स पे उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक समग्र रूप से आपको उसको ध्यान देना चाहिए, तभी आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। यदि आप समग्र रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो है लर्निंग प्लेटू बनने की प्रबल संभावना वहाँ पे रहेंगी ही रहेंगी। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखेंगे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई जो कि कॉजेज हैं। अगला पॉइंट है कि यदि कोई पठार बन भी जाता है तो उसे रिमूव कैसे करा जाए। ठीक है, यानी कि निराकरण कैसे करा जाए, ये अगला पॉइंट है। कैसे हम लर्निंग प्लेटू का निराकरण करें, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, आइए इन पे बात करते हैं। सबसे पहला जानिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग टाइम। पहला पॉइंट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग टाइम। ठीक है, यानी कि सीखने के समय का निराकरण, सीखने के समय का, माफ करिएगा, वितरण, सीखने के समय का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग टाइम। ठीक है, देखो एक चीज समझो कि यदि मैं बहुत लंबे समय तक एक ही कार्य को करते रहने की अपेक्षा करता हूं,
ठीक है। तो उसे आप बहुत लंबे समय तक एक ही कार्य को करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप थकावट महसूस करें, ठीक है। तो बेहतर होगा कि बहुत लंबे समय तक एक कार्य को न करके आप क्या करें, उसे छोड़ छोड़ कर करना करें, थोड़ा ब्रेक ले लेके करें, थोड़ा रुक रुक के करें। तो उससे यदि आप करेंगे, लर्निंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप वितरित कर देंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो सीखने की क्षमता है उसमें वो बढ़ावा देगा, उसमें वो सहायक के रूप में काम करेगा, क्योंकि आप ब्रेक ले लेके कर रहे हैं। एक तो ज़्यादा थकान महसूस आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप लर्निंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके भी एक तरीके से निराकरण कर सकते हैं, पठार बनने से रोक सकते हैं। क्योंकि आप लगातार कार्य को करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, थकान महसूस करने लगेंगे, जल्दी थकान महसूस करने लगेंगे बिना ब्रेक के। तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग स्पीड है, उसमें वो प्रभावी रूप से काम कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप ये कह सकते हैं कि अनस्पेस्ड लर्निंग से स्पेस्ड लर्निंग अधिक लाभदायक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिना व्यवधान के सीखने से जो है व्यवधान युक्त अधिगम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ है, फॉर एन एग्जाम्पल आप ये देखो कि भाई यदि कोई व्यक्ति जो है, कोई अध्यापक जो है, कोई टीचर जो है, यदि ये महसूस करे कि बालक जो है थक रहा है, बालक जो है इंटरेस्ट कम ले रहा है, अरुचि कम ले रहा है, ठीक है, पठार बन रहा है वहाँ पे, तो वो क्या करे कि उस विषय को छोड़ के दूसरा विषय पकड़ ले। सपोज करो कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि बालक को नींद आ रही है, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो एक लगातार पढ़ाने पर तो आप क्या करें कि कुछ देर वो पढ़ा के सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा लें, तो वो जो एक प्लेटो बनने की संभावना है वो शायद वहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप लर्निंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हम भी देखो एक ही सब्जेक्ट को यदि पढ़ते रहेंगे सुबह से शाम तो मज़ा नहीं आता, लेकिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा और थकावट भी कम होगी, ठीक। अगला, लर्निंग विद एक्साइटमेंट, लर्निंग विद एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह के साथ अधिगम। उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि उत्साह ही नहीं होगा ना तो चीज़ों को सीखने में मज़ा ही नहीं आएगा। उत्साह के साथ यदि आप लर्निंग करेंगे, उत्साह के साथ यदि आप अधिगम करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो एक उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए, एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाने वाला शिक्षक को भी क्या है, बालकों के अंदर उत्साह बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि वो भी सो रहा है बालक भी सो रहा है, तो एक उत्साह, एक उमंग, एक लहर ऐसी कि हाँ भाई आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया जानना है, एक उत्साह हमेशा अवश्य बना रहना चाहिए, ठीक है। कम पढ़े लेकिन उत्साह अवश्य बना रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ करिकुलम। तीसरा पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्य सामग्री का संगठन, पाठ्य सामग्री का संगठन, ठीक है। यानी कि जो पाठ्य सामग्री है उसका संगठन इस तरीके से होना चाहिए कि एक लेवल के हिसाब से होना चाहिए। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सरल से कठिन की ओर आप जाने चाहिए, इजी टू हार्ड, ठीक है, इजी टू हार्ड आप जाने चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले डिफिकल्टी ज़्यादा हो भैया फिर इजी पे जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। एक सरल से कठिनता की ओर हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो इजी टू डिफिकल्ट हमें जाना चाहिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। अगला देखिए, चेंज इन मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोजेज में भी बताया कि कोजेज बढ़ने का कारण ही यह है कि शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि जिस विधि से हम बालक को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे पठार बन रहा है, वहाँ पे वो अच्छे से सीख नहीं पा रहा है। तो हमें ये चीज़ शिक्षक के रूप में ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कहीं पठार बन रहा है तो हम, हो सकता है कि हमारी शिक्षण विधि उसकी वजह से वो पठार बन रहा हो, तो हम अपनी शिक्षण विधि को चेंज कर लेना चाहिए। हमें शिक्षण विधि को इस प्रकार से बदल लेना चाहिए कि एक तो पठार ना बने, बालकों का इंटरेस्ट और उत्साह सीखने के प्रति, लर्निंग के प्रति बना रहे, ताकि वो बेहतर ढंग से चीज़ों को कर पाएँ। तो टीचिंग विधि जो है, ठीक है, टीचिंग मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है और एग्जामिनेशन में भी इसका ध्यान रखना है कि भाई टीचिंग मेथड प्लेटो बनाने का प्रबल संभावना होती है, ठीक है। उत्साह ही नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगला 5वां, मोटिवेशन, ठीक है, एंड स्टिमुलेशन यानी कि बालकों को जो है एक उद्दीपक का काम जरूर होना चाहिए,
ठीक है। एक ऐसी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए जो बालक को अट्रैक्ट करे, एक्टिविटी करने के लिए उत्साह बनाए रखे, ठीक है। आप देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल रिवार्ड एंड पनिशमेंट जरूर होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि आप यदि चीज़ों को बढ़िया कर रहे हो तो आपको उसको रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि वो आगे भी उस चीज़ को दोहराए और सीखने का उसका जो प्रोसेस शानदार तरीके से जा रहा है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चाहे प्रशंसा करें उसको, ठीक है, उसकी तारीफ करें, ठीक है। यदि वो बेकार कर रहा है तो थोड़ी सी निंदा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दंड भी उसको दे सकते हैं ताकि वो आगे गलती ना दोहराए। तो ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट का हिसाब जो है हमेशा बना रहना चाहिए ताकि उसकी लर्निंग प्रोसेस बरकरार रहे, गति उसकी कम ना हो, ठीक है, स्थिरता ना बने, ठीक। रेस्ट आप दे दें, आपको लग रहा है कि भाई थकान महसूस हो रही है और थकान का कारण भी है तो आप उसको बीच में रेस्ट आराम भी दे सकते हैं ताकि वह पठार ना बने, ठीक है। अगला देखिए, उसके अंदर उसको प्रेरित करें अच्छी आदतों के लिए, ठीक है। अच्छी आदतों के लिए नियमित रूप से यदि प्रेरित करेंगे, रोजाना डेली बेसिस पे प्रेरित करेंगे कि भाई एक ही स्थान पे बैठ के पढ़, ठीक है। रोजाना उसको पढ़ाएंगे, रोजाना उसको बोलेंगे कि आज आपको ये पढ़ना है, ठीक है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, एक ब्रेक नहीं लगना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ग्राफ के माध्यम से पढ़ाएं, पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ाएं ताकि एक इंटरेस्ट भी उसका बना रहे, ठीक है, समझ रहे हो। और उसको कोशिश करें कि वो कंटिन्यूटी बनाएगा तो एकाग्रता उसमें बनी रहे, ठीक है। नोट्स ऐसे होने चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स नोट्स ना हो ताकि वो पहले ही डर के बैठ जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका आपको क्या रखना है जी, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन्हीं के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि यदि ऐसी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से जो है पठार बनने से रोक सकते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट है सीखने के वक्र के प्रकार एवं उनसे बनने वाले पठार, यानी कि टाइप ऑफ कर्व। कौन कौन से कर्व बन सकते हैं और कैसे कैसे पठार बन सकते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। आपने देखा कि व्यक्ति निरंतर रूप से सीखता भी रहता है, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी स्थिरता आ जाती है। तो तीन तरीके के हम यहाँ पे कर्व के बारे, चार तरीके के कर्व के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला देखिए, समान निष्पादन कर्व या वक्र आप हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न तो बोलते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, ठीक है। समान निष्पादन वक्र, ठीक है। यानी कि ये एक इस तरीके से है कि भाई यदि मैं देखूं वक्र, देखो यहाँ पे ये क्या है, मेरा टाइम है, ठीक है, और ये यूनिट्स हैं जो मैं अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, एक सीधी रेखा बनेगी यहाँ पे। यानी कि जो कर्व बनेगा वो क्या है, बेसिकली एक सीधी रेखा यहाँ पे बनेगी, ठीक है। यहाँ से आप स्पष्ट रूप से पता लगा पा रहे हैं यदि ये सीधी रेखा है तो ये पता लग पा रहा है कि सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहा है। यानी कि आपने बिल्कुल समान 5 दिन में 5 यूनिट सीख लिया, 10 दिन में 10 यूनिट सीख लिया, तो सीखने की मात्रा और निष्पादन जो है बिल्कुल क्या रहा है, समान रहा है। तो उसी क्या कहेंगे, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, ठीक है। ये होता है पहला कर्व। दूसरा देखिएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व यानी कि घनात्मक त्वरण चक्र, ठीक है। तो ये जो चक्र होता है ये इस तरीके का होता है, देखो समझने की कोशिश करना। ये जो कर्व जाएगा ये इस तरीके का जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये तो आपका भाई यूनिट है जो आप अचीव कर रहे हैं, कितना आप सीख रहे हैं, ये आपके टाइम है, और ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे पठार बन जाता है, ठीक। कैसे, अब ये क्या कहता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, ये मैं आपको सिखाता हूँ। घनात्मक त्वरण चक्र क्या कहता है, इसमें क्या होता है, शुरुआत के प्रयासों में आप देखो, यदि ग्राफ को ही आप देखने की समझने की कोशिश करें तो शुरुआत के प्रयास में आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो सीखने की स्पीड है, टाइम जा रहा है लेकिन सीखने की जो स्पीड है आप सीख कुछ नहीं पा रहे हैं। सीखने की जो स्पीड है वो बेसिकली क्या है, बहुत ही मंद है, बहुत ही धीरे है, धीरे 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 हो रही है, बहुत ही स्लो स्पीड है, ठीक है। लेकिन आप बाद में देखो, बाद में जो आप यदि प्रयास करते हो तो सीखने की गति तीव्र होने लगती है, ठीक है। यानी कि सीखने की गति जो है वो क्या होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। बाद में जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो सीखने की गति जो है तीव्र होने लगती है। और आप देखो ये जो प्रवृत्ति है घनात्मक होने है, ठीक है।
और एक घनात्मक त्वरण चक्र के रूप में क्या है आपके बीच आपके सामने आती है। ठीक है, ठीक है, इसे आप उत्कल वक्र भी कहते हैं, कहेंगे उत्कल वक्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये बेसिकली कब बनता है, ये बेसिकली आप ये देखें इस तरीके का जो कर्व बनता है ये तब बनता है जब आप पार्ट सीखने के लिए कठिन समस्या का समाधान करने को कहा जाए। ठीक है, पहले तो आपको बहुत डिफिकल्टी हुई लेकिन धीरे धीरे आपने एक समाधान ढूंढ लिया और आप ये आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व है। ठीक है, तीसरा देखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व मैं इसको बोल सकता हूँ, यानी कि ऋणात्मक त्वरण चक्र या वक्र आप बोले। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। देखो ये इस तरीके का होता है कि भाई ऐसे है, ये आपकी यूनिट्स हैं जो आप अचीव कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, ये आपका टाइम है। तो ये कर्व इस तरीके से जाता है, ऐसे कुछ। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इस प्रकार के वक्र में यदि आप देखें, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व में यदि आप देखें तो पता चलता है कि स्टार्टिंग के फेज में जो स्पीड थी, सीखने की जो स्पीड थी, लर्निंग स्पीड जो थी, अधिगम स्पीड जो थी, वो बहुत फास्ट थी। ठीक है, देखो आप ये साइकिल क्या कह रही है, साइकिल ये कह रही है कि सीखने की जो स्पीड है शुरुआत में बहुत फास्ट थी, लेकिन बाद में ये स्पीड जो है ये धीरे धीरे कम हो गई, ये धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गया। देखो यूनिट्स जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि इसे हम अवतल वक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अवतल वक्र, और पॉजिटिव वाले को आप उत्तल वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे दो तरीके की चीज़ें। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो, ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक तरीके से देख रहे हो, एक सीमा के बाद अभ्यास के बावजूद भी जो है निष्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, ये हो सकता है कि थकान की वजह से, अनिच्छा की वजह से, एक सिर दर्द की वजह से, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये ऐसा होना प्रारंभ हो गया है और ये कर्व जो है ये नीचे की तरफ आपका डाउनफॉल में आपका जाने लगा है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व इसे कहेंगे। अगला देखिएगा फोर्थ कर्व, चौथा, इसको कहेंगे एस शेप्ड कर्व। यानी कि जो शेप रहेगी इसमें, जो कर्व बनेगा उसकी शेप क्या रहेगी, एस शेप रहेगी, एस। ठीक है, यानी कि एस आकृति वक्र। ठीक है, एस आकृति वक्र बनेगा। समझ रहा मेरी बात, यानी कि किस तरीके का बनेगा, जैसे ऐसा बनेगा, ये है, ये मेरा समय है। ठीक है, और ये मेरा यूनिट्स है जो मैं सीख रहा हूँ, कितना मैं सीख रहा हूँ, तो इस तरीके का बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो यदि आप इस एस शेप्ड कर्व की बात करें तो इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति शुरुआत में धीरे धीरे होती है। ठीक है, लेकिन बाद में जब आप प्रयास करते हैं तो प्रयास करने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आप लास्ट में जाएं फिर वह धीरे धीरे हो जाती है। पहले धीरे धीरे होती है, फिर बच्चा बीच में प्रयास करता है जोश के साथ, फिर वो बढ़ जाती है और फिर वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी बच्चे को एक नया पार्ट बेसिकली आप देखें सीखने को देते हैं तो संभवतः इस प्रकार का एस आकृति जो है कर्व जो है वो बनता ही बनता है। तो ये 4 प्रकार के कर्व थे जिनके बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा जो सेशन था लर्निंग प्लेटो एंड कर्व का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मज़ेदार तरीके से आपने सीखा होगा। सारी की सारी थ्योरी जो है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, सेशन में जाके सीख सकते हैं। ठीक, तो चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।